भैंस की नस्लों की अगर बात की जाती है तो इनके बारे में कुछ बेसिक चीजों के बारे में अपन पहले पढ़ते हैं। फर्स्ट अपन देखते हैं इसका वैज्ञानिक नाम। भैंस का वैज्ञानिक नाम रूबेलिस होता है। क्रोमोसोम नंबर इसमें इतना ही याद रखेंगे। दूसरी बात जब आएगी तब मैं बताऊंगी 48 का भी याद रखना है। हाल फिलहाल इतना ही याद रखेंगे। कुल क्या है इसका? बोविडी है। ये तीनों के अंदर आ गया, तीनों चीजें जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी। अब बात आती है विश्व की सबसे अच्छी, विश्व की सर्वश्रेष्ठ नस्लें कहाँ पाई जाती हैं? विश्व की सर्वश्रेष्ठ नस्लें हैं वो भारत में पाई जाती हैं और भारत को ही जो है वो भैंसों का उद्भव स्थान माना जाता है। भारत भैंसों का उद्भव स्थान भी माना जाता है जहाँ पर भैंसें पाई जाती हैं। भारत है वो भैंसों का उद्भव माना जाता है, ओरिजिन की यहीं से हुआ। वैसे कहीं लिखा हुआ नहीं है लेकिन ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, जेईटी के एग्जाम में, तब वहां पर भैंसों का उद्भव स्थान भारत को ही माना था। और अभी एफएसओ के एग्जाम में क्वेश्चन आया कि घी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ये कहीं किसी बुक में लिखा हुआ नहीं है लेकिन अब वो मानते हैं तो इंडिया से ओरिजिनेटेड है, इसीलिए यहाँ से अपन मानते हैं। तो ये इस तरह के कुछ क्वेश्चंस जो है जो एग्जामिनर ने माने, अपन उन्हीं के आगे आगे इनको पढ़ते जाते हैं। ठीक ऐसे ही भारत का उद्भव स्थान कहीं लिखा हुआ नहीं है लेकिन एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ये माना गया है। बाकी ये पूछो मुझसे कि मैम कहाँ लिखा हुआ है, तो ऐसा कोई जानकारी इसके बारे में नहीं है। फिर अगले अपन बात करते हैं नेक्स्ट आगे की जो जानकारी भैंसों से संबंधित वो क्या आती है। भैंस की मान्यता प्राप्त नस्लें। भारत में भैंस की मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी हैं? 20। पहले 19 थी, तो किसी के पास पुरानी अगर सीट हो तो वो कहें कि मैम आपने पहले गलत लिखाया कि आज गलत लिखा रहे हो। तो अपने ध्यान रखेंगे जो नस्लें हैं वो हर बार चेंज होती रहती हैं। तो करंट की अगर अपन बात करते हैं तो 20 मान्यता प्राप्त नस्लें। मान्यता कौन प्रदान करता है भाई? NBAGR, जो नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, करनाल हरियाणा में है। इसके अनुसार नस्लों को मान्यता प्रदान की जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से आता है। नस्लों के अंदर से ये 4 चीजों में से तो आपके एग्जाम में 100% है कि आपके एक क्वेश्चन 2 भी आ सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन तो फिक्स आना ही आना है। वैज्ञानिक नाम, कुल, गुणसूत्र संख्या या फिर उनकी मान्यता प्राप्त नस्ल, यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन आना है। अब बात की जाती है कि मैम जो भैंसें होती हैं उनमें किस किस तरह की क्रियाएं पाई जाती हैं। तो भैंसों की जो आवाज होती है उसे कहते हैं रंभाना। रंभाना को इंग्लिश में कहते हैं बेलोइंग। भैंसों की आवाज क्या होती है? बेलोइंग होती है। दूसरी चीज इसी से रिलेटेड टर्म आता है, एक इसी से मिलता जुलता टर्म आता है, वो आता है बेलोइंग। क्या आता है? बेलोइंग का मतलब होता है तैरना। बेलोइंग का मतलब होता है, तो भैंसों की जल में तैरने या कीचड़ में लौटने की क्रिया को अपन बेलोइंग कहते हैं। देखते हैं तो भैंसें 2 प्रकार की होती हैं और स्पेशली भैंसों का रंग ब्लैक होने के कारण इन्हें ब्लैक डायमंड भी कहते हैं। भैंसों को क्या कहते हैं? ब्लैक डायमंड भी कहा जाता है। भैंस की कुछ नस्लों की अगर अपन प्रकार की बात करें तो भैंस 2 प्रकार की होती है। एक तो एशियन भैंसें होती हैं और एक अफ्रीकन भैंसें होती है। आप लोग पढ़ लेते हैं कि भैंसें 2 प्रकार की, एक तो जलीय होती हैं और एक दलदली होती हैं। तो अपने ऑप्शन में यहाँ पर जलीय और दलदली आया ही नहीं। पूछा गया कि भारतीय भैंसें किस प्रकार की होती हैं, तो पहला ऑप्शन आ गया जिसके अंदर एशियन भैंसें, दूसरा ऑप्शन आ गया अफ्रीकन भैंसें, तीसरा ऑप्शन आ गया अमेरिकन भैंसें, चौथा ऑप्शन आ गया कोई कोलंबियस भैंसें। तो अब आप क्या करेंगे? आप तो वहां पे कंफ्यूज हो गए कि हमने तो पढ़ा था जलीय और दलदली, ये कैसा वर्गीकरण आ गया। तो इसके लिए अपने को याद रखना है कि जो जलीय भैंस है वो तो बाद का वर्गीकरण है। पहले इसको अपन क्लासिफाइड करते हैं 2 तरह से, एशियन और अफ्रीकन। अफ्रीकन अपने को नहीं पढ़नी होती, अपन एशिया कंट्री में आते हैं तो एशियन भैंसे पढ़ते हैं। एशियन 2 तरह की होती हैं, एक तो जंगली भैंसे होती हैं और एक पालतू भैंसे होती है। जंगली भी अपन नहीं पढ़ते हैं, पालतू अपन पढ़ते हैं। पालतू कितने तरह की होती है? 2 तरह की होती है, एक तो जलीय भैंस होती है और एक होती है दलदली भैंसें होती हैं। ये इस प्रकार से वर्गीकरण, कई बार ऐसे डायरेक्टली पढ़ लेते हैं, ज्यादा पढ़ते ही नहीं है और सीधा जली और दलदली होती है कि भारतीय तो ये है इसलिए यही पढ़ लेते हैं और ऑप्शन आपके जो है वो विपरीत आ जाते हैं। ऑप्शन वहां से ऊपर से उठ के आया, तो आपको ये पूरा इस तरह से याद रखना है कि एशियन भैंस है। अब ये कैसे कैसे इनको वर्गीकरण किया गया है उसकी बात की जाती है। तो ये जो जलीय भैंसें होती हैं ये नदी भैंस भी कहलाती हैं। जलीय का मतलब वाटर होता है और नदी
के अंदर ही वाटर होता है, इसलिए इसे रिवर बफेलो भी कहा गया है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। नदी भैंस कौन सी भैंस को कहते हैं? नदी भैंस किसको कहते हैं? भारतीय भैंसों को कहते हैं, जलीय भैंसों को कहते हैं। भारत में ये पाई जाती है स्पेशली अच्छे उत्पादन वाली, इसलिए इन्हें भारतीय भैंसे भी कहा जाता है। विशेषता क्या होती है? जलीय भैंसे क्या करती हैं? जल में तैरना पसंद करती है। क्या करती हैं? जल में तैरना पसंद करती हैं। दूसरा, जल में तैरती इसलिए क्योंकि इनको क्या लगती है? गर्मी ज्यादा लगती है, तो ये कम गर्मी सहनशील होती है। कैसी होती हैं? कम गर्मी सहनशील होती हैं। जब गर्मी कम सहनशील हुई इसलिए ये जल में तैरेगी। और दूसरा, इनमें विशेष रूप से जो पशुओं की, इनकी भैंसों की जल में तैरने की क्रिया होती है, वो इनमें एक तो उनको ताप सहनशील बनाती है और दूसरा उनमें परजीवी कंट्रोल भी करती है। अगर कोई चिचड़ी, पिस्सू, जूं, किलनी ये अगर बॉडी पे है तो पशु के नहाने के कारण वो भी कम हो जाती है। तो इसके लिए ये परजीवी नियंत्रण और ताप नियंत्रण दोनों के लिए उपयोगी होती है ये क्रिया, जिसे अपन बैलोइंग कहते हैं। ये जो भैंसे होती हैं शरीर भार में भारी होती है। शरीर कैसा होता है इनका? भारी शरीर होता है। और इसके अलावा अगर अपन बात करें जलीय भैंसों के अंदर गुणसूत्र संख्या की, तो 50 गुणसूत्र संख्या पाई जाती है। और ये अपने भारत के अलावा पाकिस्तान है, यहाँ पर भी पाई जाती है। मध्य पूर्वी एशियाई देश हैं, यहाँ पर भी पाई जाती है, जिसके अंदर आपके सोवियत संघ भी आता है, यहाँ पर भी ये पाई जाती है। मध्य पूर्वी एशियाई देशों में नाम लिखना चाहे तो आप लिख लें। मध्य पूर्वी एशियाई देशों में लिखें इजराइल, मध्य पूर्वी एशियाई देश लिखे हुए हैं ताकि ध्यान रहे आपको। इजराइल, ईरान, सऊदी अरब आदि, ये कुछ फेमस जो कंट्रीज हैं जिनके नाम जो किस में आती हैं? मध्य पूर्वी एशियाई देशों में आती हैं। हाँ, ये सब इसके अंदर आते हैं। कुछ मुख्य रूप से अपने एक दो नाम लिख लिए हैं। उसके बाद लिखिए सोवियत संघ में। लिखिए सोवियत संघ में क्या क्या आता है? रूस आता है सोवियत संघ में। रूस, कजाकिस्तान, यूक्रेन, रूस, कजाकिस्तान, यूक्रेन, लताविया, उज्बेकिस्तान आदि। एक दो चार लिख लो बस जो फेमस है, जैसे कजाकिस्तान लिखा, यूक्रेन लिखा, रूस लिखा, और क्या लिखा? उज्बेकिस्तान लिख लो, बहुत आदि। ये सब कंट्रीज किस में आती है? सोवियत संघ में आती है। तो ये कुछ स्पेशल नाम अपन ने लिखे हैं। तो ये जलीय भैंसे होती है, ये इसकी खास कैरेक्टर्स होती है। जबकि दलदली भैंस के जस्ट अपोजिट होता है। गुणसूत्र संख्या इसमें 48 पाई जाती है। ऐसा अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि जो दलदली भैंसे होती हैं उनमें गुणसूत्र कितना पाया जाता है, तब 48 करना है। अदरवाइज जनरल कितना करना है? 50 गुणसूत्र करना है। फिर आता है ये क्या करती है? कीचड़ में लेटती है। कहाँ लेटती है? कीचड़ में लेटना पसंद करती है, मड में लेटती है, इसलिए इन्हें मड बफेलो या कीचड़ भैंस कहा गया है। ये शरीर भार में हल्की होती है, हल्का भार होता है इनका शरीर भार। दूसरा क्या होता है? ये नस्लें इनको गर्मी कम लगती है, यानी कि अधिक गर्मी सहनशील होती हैं, आसानी से ये गर्मी सहन कर सकती हैं। इसके अलावा जो ये भैंस की नस्लें दलदली होती हैं, ये मांस उत्पादन या भार ढोने के काम में लाई जाती हैं। जबकि जो जलीय भैंसें होती हैं इनकी दूध उत्पादन क्षमता अधिक होती है, इसके लिए इनको पूरे विश्व के अंदर अधिक दूध देने के लिए पाला जाता है। अगर अपन बात करें कि टोटल जितनी रजिस्टर्ड ब्रीड है उनमें से 19 नस्लें कौन सी हैं रजिस्टर्ड ब्रीड में? जलीय। सिर्फ एकमात्र रजिस्टर्ड ब्रीड में कौन है? वो दलदली। एक ही भैंस है जिसका नाम ल्यूट आता है, वही दलदली भैंस है। बाकी की सारी रजिस्टर्ड ब्रीड में कौन है? जलीय भैंस। मैं आगे नाम लिखा दूंगी इनके। फिर आता है कि इनमें कौन कौन सी कंट्रीज में ये पाई जाती हैं। तो जो अधिक गर्मी वाली कंट्रीज, मलेशिया आता है, म्यांमार आता है, थाईलैंड आता है, फिलीपींस आता है, चाइना आता है, इंडोनेशिया आता है, वहां पर ये नस्लें पाई जाती है। मलेशिया, म्यांमार, थाईलैंड, चाइना, इंडोनेशिया, फिलीपींस, यहाँ पर ये नस्लें पाई जाती हैं। जो इनके बारे में अपन ने कैरेक्टर देखी। अब अपन दलदली भैंसों के बारे में नहीं पढ़ते, अपन सिर्फ जलीय के बारे में पढ़ते हैं। जलीय भैंसों को
5 भागों में बांटा गया है अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल डिवीजन। 5 भागों में कौन कौन सी नस्लें आती हैं? सबसे पहले आती है उत्तर भारतीय नस्लें। उत्तर भारतीय नस्लों के बाद आती हैं नीचे नीचे दक्षिण भारतीय नस्लें। फिर आती हैं इसके अंदर यूपी की नस्लें, गुजरात की नस्लें और मध्य भारतीय नस्लें। जो मिडिल जो कंट्रीज है वहां पर पाई जाती है। मिडिल के अंदर पूर्व और पश्चिम दोनों की आ जाती हैं। इस प्रकार से 5 प्रकार का वर्गीकरण किया गया है। इनमें कौन कौन सी नस्लें आती हैं तो एक एक करके अपन देखते हैं। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं मुर्रा। मुर्रा नस्ल है वो कहाँ की है? पंजाब एंड हरियाणा की है। मुर्रा कहाँ की है? पंजाब और हरियाणा में पाई जाती है। तो पंजाब में ये नस्ल है वो मुख्य रूप से अधिक दूध देने वाली नस्ल मानी जाती है। अगर क्वेश्चन आता है इस नस्ल के अंदर ये मुर्रा, पहले इसकी कैरेक्टर देखते हैं। वितरण की बात करते हैं। वितरण पंजाब और हरियाणा के पास में क्या आता है? दिल्ली आता है। दूसरा इसके अलावा क्या आता है? यूपी आता है, राजस्थान आता है। तो यहाँ पर भी ये नस्लें पाई जाती हैं इनका वितरण के रूप में। दिल्ली में पाए जाने के कारण इस नस्ल को दिल्ली बफेलो कहते हैं। क्या कहते हैं? दिल्ली बफेलो। इस तरीके से आप याद रखेंगे, नस्ल का नाम लिखा और उनकी कैरेक्टर साथ का साथ लिखते जाते हैं। तो ये दिल्ली बफेलो कहलाती है। स्पेशल टर्म्स में से आता है कि दिल्ली बफेलो कौन सी भैंस को कहते हैं? इसकी सारी कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है। इसका जो कलर होता है वो गहरा काला होता है। कलर कैसा होता है? गहरा काला होता है, जेड ब्लैक कलर होता है। इसी के कारण इसे ब्लैक ब्यूटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक ब्यूटी। वैसे ब्लैक डायमंड किसे कहते हैं? भैंसों को। उन्हीं में से एक ब्लैक ब्यूटी है, वो कौन है? मुर्रा। दूसरी इसकी खास कैरेक्टर्स की बात की जाए तो नस्ल का नाम क्या? मुर्रा। मुर्रा हिंदी पढ़ते हैं। मुर्रा किसका अपभ्रंश है? मुड़ा का ही अपभ्रंश क्या है? मुर्रा है। तो मुर्रा से अपने को पता चलता है कि मुड़ा हुआ। मुड़ा हुआ क्या होते हैं? तो इसमें सींग जो होते हैं वो कसकर मुड़े हुए होते हैं। कसकर मुड़े हुए सींग है। तो कैसे दिखाई देते हैं? जलेबी आकार के दिखाई देते हैं। ये जलेबी आकार के सींग है वो इस नस्ल में पाए जाते हैं। ये तो इसकी शारीरिक विशेषताएं होगी। शारीरिक विशेषताओं में मुर्रा नस्ल के 2 ही कैरेक्टर याद रखनी है। क्या क्या? एक तो रंग कैसा होता है? जेड ब्लैक कलर है। फिर दूसरी कैरेक्टर याद रखनी है, सींग कैसे? जलेबी आकार के मुड़े हुए। अगली विशेषता याद रखनी है, पूरे विश्व के अंदर सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादक नस्ल कौन सी? लगभग इस नस्ल का दूध उत्पादन 1500 से 2500 लीटर है वो प्रति ब्यात पाया जाता है, जो कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा दूध देती है। एक ब्यात काल में ये इस नस्ल के अंदर होता है। इसी के कारण इस नस्ल के विश्व प्रसिद्ध जो भैंसे, आपने नाम सुना होगा युवराज का। इसके अलावा अभी राजस्थान का जो भैंसा है उसका नाम राजा है। तो ये जो है वो किस नस्ल के भैंसे हैं? अरे ये कौन था? तो ये जो है वो मुर्रा नस्ल के भैंसे हैं। तो इसके अंदर जो है वो इसके बारे में ऐसा पूछा जा सकता है कि विश्व की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी? भारत की सर्वाधिक दूध उत्पादक नस्ल कौन सी? उत्तर भारत की सर्वाधिक दूध उत्पादक नस्ल कौन सी? तीनों तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आपके सुपरवाइजर एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है कि सबसे ज्यादा दूध देने वाली भैंस की नस्ल कौन सी है। ये इसकी खास कैरेक्टर है जिनके लिए इसे जाना जाता है। अगली आती भदावरी। भदावरी नस्ल का उत्पत्ति स्थान यूपी के आगरा जिले का बदावड़ क्षेत्र। कहाँ है? आगरा जिले का भदावड़ क्षेत्र इस नस्ल का उत्पत्ति स्थान माना जाता है। विशेषताओं की अगर बात करें तो इस नस्ल का शरीर आगे से पतला और पीछे से चौड़ा होता है। यानी कि कैसा दिखाई देता? आगे से पतले का मतलब आगे से फ्रंट फ्रॉम थिन होता है। ऊपर से जब इसको देखते हैं तो ये वाला इसका थिन होता है और पीछे से ब्रॉड होता है। इससे कैसा दिखाई देता है? त्रिकोणीय आकार का दिखाई देता है। कैसा शरीर होता है? त्रिकोणाकार इसका शरीर है वो पाया जाता है। ये त्रिकोणाकार शरीर आकार वाली होगी। फिर इसकी विशेषताओं की और बात करें तो इसका रंग आपने सुना होगा सबसे ज्यादा क्यों फेमस है ये?
तांबे का कलर होता है, कॉपर कलर की ये भैंस होती है, वो पाई जाती है। कॉपर रंग की भैंस भैंस की कौन सी नस्ल है? बदामी। दूसरा इस नस्ल के अंदर सींग है, वो चौड़े मोटे चपटे और पीछे की तरफ मोड़े हुए होते हैं, पीछे की तरफ टर्न लिए हुए, कोई खास कैरेक्टर नहीं आती है, लेकिन खाली इतना बस याद रखेंगे एज ए जनरल। और दूसरा इस नस्ल के अंदर वसा की मात्रा सभी नस्लों में सर्वाधिक होती है, 12.9 से 14%, अलग अलग जगह पर अलग अलग दिया हुआ है। तो आप तो इतना बस एवरेज रेंज ये याद रख लें कि सब आ जाएंगे उसके अंदर, कहीं पर 11.9 आता है, कहीं पर 12.9 आता है, कहीं पर 13 आता है, कहीं पर 13.9 आता है। तो वो कोई ऑथेंटिक नहीं है, तो आप इसके लिए पूरी रेंज याद रख लेंगे, क्योंकि और भी किसी नस्ल में इतना फैट परसेंटेज नहीं पाया जाता। ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में से आती है। ये इसकी बिदावरी नस्ल की विशेषताएं होती है। दूसरा, ये भैंसों की नस्लों में सबसे अधिक गर्मी सहनशील होती है, भैंस की नस्लों में सबसे अधिक गर्मी सहनशील। अब बस इतनी कैरेक्टर उसकी थी। भैंसों के अंदर तो 2-2, 3-3 लाइन ही आपको याद रखनी है, और ज्यादा खास नहीं है। बस जाफराबादी, नाम इसका जैसा वैसा ही उत्पत्ति स्थान। ये गुजरात के काठियावाड़िया सौराष्ट्र के गिरवन में पाई जाती है, सौराष्ट्र के गिरवन में पाई जाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं? काठियावाड़ी कहते हैं, जो कि कहाँ पे आता है? गुजरात में आता है। विशेषताओं की बात करें तो ये नस्ल है वो सबसे भारी नस्ल होती है, भैंस की नस्लों में सबसे, और सबसे भारी होने के कारण वजन इसका 500 से 600 किलो होता है, और इसी के कारण इसे मिनी एलिफेंट के नाम से जाना जाता है। पूछा जाए मिनिएचर गाय कौन सी है भाई? वैचूर कहाँ की है? केरल की है, वो मिनिएचर काऊ होती है। और मिनी एलिफेंट कौन है? जाफराबादी बफेलो होती है। गाय की नस्लों में सबसे भारी नस्ल कौन सी? गाय की नस्लों में सबसे भारी HF होती है, सबसे भारी HF। भारतीय नस्लों में सबसे भारी तो कांकरेज है, सबसे हल्की वैचूर, सबसे छोटी है तो वही होगी, तो वैचूर है होती है। अगला नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करें, इस नस्ल के अंदर जो है वो सींग है वो आगे की तरफ ऊंचे उठकर जो है वो नीचे की तरफ टर्न लिए हुए होते हैं, तो ऐसे लगते हैं जैसे कुंडल पहन रखे हैं। तो कुंडलाकार सींग वाली भैंस कौन सी होती है? जाफराबादी होती है। इसके अलावा इस नस्ल, वैसे भैंसों के अंदर गलकंबल नहीं होता है, लेकिन यही एकमात्र ऐसी नस्ल है जिसके अंदर गलकंबल पाया जाता है। तो इसके अंदर गलकंबल उपस्थित होता है भैंस की नस्ल में। और जब ये बड़ी और भारी है, इसका मतलब किसके लिए यूज की जाएगी? कृषि कार्य के लिए यूज की जाएगी। किसके लिए? कृषि कार्य में ये उपयोगी नस्ल मानी जाती है। और दूसरा इसके बारे में एक स्पेशल पॉइंट आता है कि दूध उत्पादन से संबंधित है, जो कि इसका दूध 1400 लीटर होता है, लेकिन कम ब्यात काल में सर्वाधिक दूध होता है। कम ब्यात काल में सर्वाधिक दूध उत्पादन है वो किस नस्ल का होता है? कि मैम कितना होता है? तो लगभग 300 दिन होता है। कम ब्यात कितना होता है? 300 दिन के दूध काल में ये जो है वो सबसे ज्यादा दूध देती है। बाकी की नस्लें 310 दिन देती है, क्योंकि 300 दिन तो गाय का होता है, बाकी में एवरेज 310 होता है। तो इसके अंदर 10 दिन कम है, इसके बावजूद भी बराबर उतना ही दूध देती है। इसलिए कहा जाता है कि कम ब्यात में सर्वाधिक दूध किस नस्ल का? तो जाफराबादी का। ये इसकी कुछ खास कैरेक्टर्स जिसके लिए इसे जाना जाता है। अगली नस्ल आती है सुरती। बहुत बार एग्जाम में आता है, सुपरवाइजर एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। सुरती की गर्भकाल अवधि आपके एग्जाम में सुपरवाइजर में पूछी जा चुकी। सुरती किस पशु की नस्ल है? आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका। सुरती जो है इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है? ये भी सुपरवाइजर एग्जाम में पूछा जा चुका। मतलब सुरती हॉट स्पॉट भैंस है ये, इसके बारे में जो है वो बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। दूसरा, इसके जो सींग है उनके प्रकार के बारे में भी सुपरवाइजर एग्जाम में पूछा जा चुका है। आप 3-4 साल के पेपर देखोगे, हर साल लगभग आपको सुरती से संबंधित क्वेश्चन मिलेगा। तो देखते हैं सुरती की विशेषताएं। इसीलिए इसका उत्पत्ति स्थान पूछा जाता है, क्योंकि इसका उत्पत्ति स्थान सूरत नहीं है। तो क्या है फिर? बखेड़ा ना करें। क्या याद करना है? बखेड़ा ना करें। इसे अपन कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, ये नस्ल जो है वो गुजरात की है। ये तो अपने को पता है सूरत गुजरात में है।
उसी से तो कुछ नाम रखा गया है। तो इसका उत्पत्ति स्थान ब से तो याद रखेंगे बड़ौदा, ब से याद रखेंगे बड़ौदा। दूसरा देखेंगे खेड़ा नाम से जगह है, खेड़ा नाम से पर्टिकुलर जगह का नाम इसलिए खेड़ा। ना से याद रखेंगे नडियाद, ये यहाँ पर ये नस्ल पाई जाती है जो कि इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। गुजरात का बड़ौदा, खेड़ा और नडियाद जिला इस नस्ल का उत्पत्ति स्थान। अब आती है इसकी वितरण की बात। तो ये राजस्थान के अंदर जो गुजरात के बॉर्डर एरिया पर टच करते हुए बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर जिले में भी ये पाई जाती है। उदयपुर जिले में आप इस नस्ल के पशु देख सकते हैं और उनके सींगों को आप पहचान सकते हैं। वैसे तो इमेज में देखकर भी आप पहचान सकते हैं। तो इसकी खास कैरेक्टर्स की बात की जाए तो सींग कैसे होते हैं, दरातीकार होते हैं। दराती को ही अपन क्या कहते हैं, हंसिया भी कहते हैं, तो हंसियाकार। और कई बार इंग्लिश नाम से भी पूछ लेते हैं, तो इंग्लिश में कहते हैं सीकल। दराती को, हंसिया को क्या कहते हैं, SICKL। नहीं याद रहे तो ऐसे लिख लें कि सीकल टाइप होते हैं। तो ये इस नस्ल के सींग होते हैं। सीकल शेप हॉर्न है वो किस नस्ल के, तो सुरती के। दूसरी इसमें गर्भकाल अवधि वैसे तो लगभग सबके जैसी ही होती है, लेकिन एग्जाम में पूछा जा चुका है 305 दिन इसकी गर्भकाल अवधि होती है। इसके अलावा इसकी भैंस हल्के कामों के लिए, लाइट एग्रीकल्चरल वर्क के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो हल्के कार्य हेतु उपयुक्त नस्ल कौन सी, कई बार एक बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया था सबसे हल्की नस्ल। वहां पर ऑप्शन में जब नागपुरी नहीं होता है, वैसे ये हल्की श्रेणी में नागपुरी और सुरती दोनों भैंसें आती हैं, लेकिन जब नागपुरी ऑप्शन में नहीं होता है तब अपन सुरती करते हैं। अदरवाइज जो है वो सबसे हल्की श्रेणी की नस्ल कौन सी है, नागपुरी। और ये हल्के कामों के लिए अच्छी मानी जाती है। तो इसलिए अपने को ये दोनों ही वर्ड्स को और किस रेफरेंस में क्या ऑप्शन दिया गया है ये उस पर डिपेंड करता है। अगली नेक्स्ट बात आती है सुरती के बारे में। ये नस्ल जो होती है इसके अंदर इसका पेट जो होता है वो नाव के आकार का होता है, नौकाकार शरीर है। पूछा जाए किस नस्ल का होता है, तो याद रख सकते हैं आप नौकाकार शरीर या वेज शेप बॉडी, WEDGE, वेज शेप्ड बॉडी है वो किस नस्ल की होती है, सुरती की होती है। नौकाकार शरीर। पूछा जाए त्रिकोणाकार शरीर किसका होता है, नौकाकार शरीर किसका होता है, इसमें लिखा हो पेट नाव के आकार का, ब्रैकेट में ये भी लिख लो नौकाकार शरीर। क्योंकि अपन इतना ही ध्यान रखते हैं, इतना ही दिमाग चलता है एग्जाम में कि नाव के आकार का शरीर, अब वो भूल जाते हैं कि नौकाकार नाव के आकार का। वो पेट याद रहता है कि पेट नाव के आकार का, और नौकाकार शरीर भूल जाते हैं। तो इसलिए ये जरूर याद रखें। इंग्लिश में लिखा हुआ है क्या इसमें, वेज शेप बॉडी होती है। ये सुरती की खास कैरेक्टर होगी। दूध उत्पादन कोई ज्यादा खास नहीं, 1500 से 1700, 1800 लीटर सब नस्लों का इसके बीच में ही होता है। सबसे ज्यादा खाली मुर्रा का होता है जो 1500 से 2500 होता है, बाकी 1500 से 2000 के बीच में, 2000 भी नहीं 1800 के बीच में सब आ जाती है। अब आती है महसाना, नेक्स्ट आती है महसाना। महसाना नस्ल जो आती है इसका उत्पत्ति स्थान महसाना नाम से एक जगह है गुजरात में, वहां पर पाई जाती है। और उसी के पास में महसाना के पास में बड़ौदा, बनासकांठा और साबरकांठा आता है, वहां पर ये नस्ल पाई जाती है। बनासकांठा और साबरकांठा में ये नस्ल पाई जाती है। नाम उत्पत्ति स्थान के जो है वो उसके नाम से ही पता चल रहा है, महसाना नाम से जगह, पास के जो स्टेट है वहां पर ये पाई जा रही है, कोई नया नाम नहीं है। तो इससे आप आसानी से याद रख सकते हैं। अब इसके बात की जाए कि इसका वितरण कहाँ है, तो राजस्थान के अंदर जालोर जिले में पाई जाती है। कहाँ, जालोर जिले में। जो गुजराती नस्ल है वो राजस्थान के पाली, सिरोही, जालोर वाले डिस्ट्रिक्ट एरिया में भी पाई जाती हैं, और इधर अपने बाड़मेर, जोधपुर साइड पाई जाती हैं, और इधर अपन देखें दक्षिणी की तरफ तो अपने राजस्थान के अंदर उदयपुर, बांसवाड़ा में पाई जाती हैं। तो ये नस्ल जालोर में पाई जाती है। विशेषताओं की बात करें तो ये नस्ल है वो द्विसंकरण से डेवलप है। किससे, द्विसंकरण किस किस का है, तो आप याद रख सकते हैं MMS। MMS से कैसे याद रखोगा, तो महसाना और ये किस किस का क्रॉस है, मुर्रा क्रॉस सुरती। अब इनके अंदर जो नस्लें हैं वो दोनों ही इंडियन ब्रीड्स हैं।
दोनों ही इंडियन ब्रीड्स हैं और ये इन दोनों के क्रॉस से डेवलप की गई है। फिर इसकी विशेषताएं इन दोनों के क्रॉस इसलिए डेवलप की गई ताकि इसकी कुछ खास कैरेक्टर बढ़ाई जा सके, जिससे क्या हुआ, इसका दुग्ध काल सर्वाधिक लंबा हो गया। सर्वाधिक लंबा दुग्ध काल इसमें होता है। दूध उत्पादन तो उतना ही होता है, वही 1500 से 1700 लीटर है या 1800 लीटर है, इतना ही सब में है। लेकिन इसके अंदर दुग्ध काल बढ़ गया, कितने दिन? सबसे ज्यादा 325 दिन महसाना में, एवरेज जो है वो 310 दिन। सबसे कम किसमें? जाफराबादी में। सबसे कम किसमें? ये नस्ल हो गई अपनी महसाना। इतनी खास कैरेक्टर है। अगली, हाँ, वसा भी एवरेज ही होती है, कोई खास नहीं, 7 से 8 के बीच में सब होती है। आपके सुपरवाइजर एग्जाम में ये पूछा जा चुका है कि गाय की नस्लों में सर्वाधिक एवरेज फैट है वो कितनी पाई जाती है? 4 से 5। एवरेज वसा भैंस की नस्लों में कितनी होती है? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। सर्वाधिक वसा किस पशु के अंदर पाई जाती है? पशु के दूध में, भेड़ के दूध में। सर्वाधिक वसा किस पशु नस्ल में पाई जाती है? भदावरी में। गाय में सर्वाधिक वसा किस में होती है? विदेशी गायों में सर्वाधिक वसा किस में होती है? मैं सारे क्वेश्चन अभी इसके बाद मुझे याद दिलाना है ना, नोट करा दूंगी। अब देखिए नीली रावी। नीली रावी का उत्पत्ति स्थान पंजाब। पंजाब के अंदर इस नस्ल का जो उत्पत्ति स्थान है वो फिरोजपुर जिला। फिरोजपुर जिला इस नस्ल का उत्पत्ति स्थान है। और ये नस्ल का नाम फिरोजपुर, फिरोज जो है वो फिरोज से क्या आता है? फिरोजी कलर आता है। फिरोजी किसको कहते हैं? स्काई ब्लू कलर को कैसा कहा जाता है? फिरोजी कलर कहा जाता है। तो स्काई ब्लू कलर है वो फिरोजी कलर को कहते हैं। इसी से जो है वो आसमान का कलर है वो नीला है। तो वहां पर एक नदी है पंजाब में, नदी का नाम है सतलज रिवर। उसका पानी नीला दिखाई देता है, कारण क्या है? स्काई कलर नीला होने के कारण जो है वो, स्काई का कलर कैसा है? नीला है, आसमान का रंग। तो नीला होने के कारण इसका रंग कैसा दिखता है? नीला। इसके कारण भी इसका नाम क्या रखा गया? नीली रावी। और स्पेशली फिरोजपुर जिले में पाए जाने के कारण फिरोजी एक नीले कलर का ही शेड होता है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? नीली रावी। तो दोनों ही तरीके से आप दोनों बेसिस को देख सकते हैं। कुल मिला के नाम इसका नीली रावी। अगर आ जाए कि रावी किस पशु की नस्ल है, तो इसी को क्या कहते हैं? रावी भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? रावी। रावी या नीली रावी इसी नस्ल का नाम है, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना। अगर रावी अकेला नाम भी आता है तो इसी का नाम आता है। नीली तो इसके आगे जुड़ा है क्योंकि इसका पानी नीला है, इसके कारण इसका नाम नीली रावी रखा गया। बाकी नाम इसका रावी होता है। अब इसके बारे में देखते हैं। ये नस्ल पंजाब के अंदर पाई जाती है स्पेशली, और पंजाब में पाए जाने के कारण इसे क्या कहते हैं? पंजाबी भैंस कहते हैं। दिल्ली बफेलो कौन है? मुर्रा है। पंजाबी बफेलो कौन है? नीली रावी। दूसरा, ये नस्ल जो है इसे पंच कल्याणी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 5 कल्याण की मैम दूध देती है, दही देती है, गोबर देती है, यूरिन देती है, और क्या देती है? छाछ देती है। इसलिए अपन ने इसे क्या कह दिया? पंच कल्याण। ऐसा नहीं है। ये क्या करती है? इसके शरीर के 5 अंग जो है वो कैसे होते हैं? व्हाइट स्पॉट वाले होते हैं, सफेद होते हैं। इसी के कारण इसे क्या कहा गया? पंच कल्याणी कहा गया। कैसे स्पॉट होते हैं तो देखिए इसके अंदर। क्लियर नहीं है इमेज? फोटो नहीं आई।
कि देखिए इस नस्ल के जो है वो शरीर के 5 पार्ट सफेद दिखाई देने के कारण ये कैसे दिखती है। क्या सिस्टम कर दिया इसको। दिख रही होगी वैसे। देखिए इसके अंदर ये नस्ल है, इसके अंदर आंखें सफेद होती हैं और इनकी आंखों को वॉल आइज कहते हैं। सफेद आंखों को क्या कहते हैं? वॉल आइज। दूसरा, इस नस्ल के अंदर इसका पूरे चेहरे पर, इसका माथा, इसका थूथन, इसके अलावा फेस पर और इसके अलावा इसकी टांगों का निचला भाग और ये पूंछ का अंतिम किनारा, 5 पार्ट पर सफेद स्पॉट होने के कारण इसे कहा क्या गया है? पंचकल्याणी कहा गया। और सफेद आंखों के कारण इसे, सफेद आंखों को क्या कहा गया है? वॉल आइज कहा गया है। तो ये वॉल आइज हैं उसमें पाई जाती हैं। और नर को मुख्यतया गहरी जुताई अथवा पडलिंग के काम में से लाया जाता है। नर को मुख्यतया गहरी जुताई या पडलिंग के लिए यूज किया जाता है। तो ये नीली रावी की कुछ खास कैरेक्टर्स होती हैं जिसके कारण इसे पंजाबी भैंस, पंचकल्याणी, वॉल आइज इनकी आंखों कहा जाता है। ये सारी इसकी खास कैरेक्टर्स। दूध उत्पादन वही 1500 से 1700 1800 के बीच में होता है, ज्यादा कोई खास नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट आती है टोडा। टोडा जो है वो तमिलनाडु की ब्रीड है। दक्षिण भारत के अंदर, दक्षिण भारत में एक आदिवासी जाति है, आदिवासी जाति का नाम टोडा है और उसी जाति के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया? टोडा रखा गया। ये इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि जब झुंड में रहती है तो अपने आप को ये टाइगर अटैक से भी प्रोटेक्ट कर लेती है। आगे वीडियो देखेंगे, पहले अपन बाकी को पढ़ लेते हैं। ये नागपुरी है जो महाराष्ट्र की है। ये नागपुरी महाराष्ट्र की है। नागपुरी को लिचपुरी के नाम से भी जानते हैं, इसे बैरारी के नाम से भी जाना जाता है। इस नस्ल के सींग है वो तलवार नुमा होते हैं। सींग कैसे होते हैं? तलवार नुमा सींग होते हैं, जो कि आप देख पा रहे हैं। अगली आती है काला हंडी। नाम अपने लिखे हुए हैं, खाली फोटो देख लें। ये ओडिशा की है। अगली पंडरपुरी या पंडारपुरी इसको कहते हैं, जो महाराष्ट्र की ब्रीड है। ये मराठवाड़ी, जो भी महाराष्ट्र की ब्रीड है। ये चिलिका, ओडिशा की ब्रीड है। ये बन्नी है, इसे कुंडी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि गुजरात की है। ये ल्यूट, मैंने बताया था कि एकमात्र स्वयं बफेलो कौन है? ल्यूट है, जो रजिस्टर्ड ब्रीड में आती है। तो अपन तो ओनली रजिस्टर्ड ब्रीड की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर ये नस्ल है जो ल्यूट स्वयं बफेलो है, आसाम एंड मणिपुर की है। ये बरगुर है, बरगुर गाय की भी नस्ल है और भैंस की भी है। ये छत्तीसगढ़ी, जो छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। ये गोजरी, जो पंजाब एंड हिमाचल में पाई जाती है। उत्तर भारत में 3 नस्लें, जिसमें मुर्रा, नीली रावी और ये गोजरी, ये 3 आती है। अगली मंडा है, ये ओडिशा की ब्रीड है। मंडा कहाँ की है? ओडिशा की। ये धारवाड़ी, धारवाड़ी नस्ल है। इसके दूध से क्या बनाए जाते हैं? पेड़े बनाए जाते हैं। तो धारवाड़ी पेड़ों के लिए प्रसिद्ध है। धारवाड़ी पेड़ों के लिए प्रसिद्ध, और इन पेड़ों के लिए इसे जीआई टैग प्राप्त है। क्या प्राप्त है? जीआई टैग प्राप्त है। पशुओं की 2 नस्लें, तो मुर्गी की कड़कनाथ नस्ल को जीआई टैग मिला हुआ है, एक इस धारवाड़ी नस्ल को क्या मिला हुआ है? इसके धारवाड़ी पेड़ों के लिए जीआई टैग मिला हुआ है। जीआई टैग होता है एक भौगोलिक संकेत, जिसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन कहते हैं, जो किसी भी वस्तु को एक विशेष रूप से उस क्षेत्र विशेष से जोड़ने के लिए कानूनी अधिकार दिलाता है। उसी अधिकार को अपन किस नाम से जानते हैं? जीआई टैग। जैसे बीकानेरी भुजिया है, कहीं भी और जलवायु में वो नहीं बनता है, बना ले लेकिन वैसा टेस्ट नहीं आता है। तो ठीक ऐसे ही ये बना तो लेते हैं धारवाड़ी पेड़े, धारवाड़ी नस्ल को कहीं भी पालकर, लेकिन वहां की जलवायु के अनुसार ये वहीं पर जो है वो वैसा टेस्ट है, वैसा पूरे विश्व में कहीं नहीं है। इसलिए एक विशेष अधिकार उसको दिया जाता है, उसी अधिकार को अपन जीआई टैग के नाम से जानते हैं। ये पूर्णाथड़ी, जो नई 20वीं मान्यता प्राप्त नस्ल है, वो कौन है? पूर्णाथड़ी है, जो महाराष्ट्र की। इसमें नाम लिखा हुआ पूर्णाथड़ी,
इसमें लिख सकते हैं आप 20वीं मान्यता प्राप्त नस्ल है। ये न्यूली रजिस्टर्ड ब्रीड है जो सबसे लास्ट में रजिस्टर्ड हुई है, पहले 19 ही थी। ये न्यूली रजिस्टर्ड है पूर्णाथड़ी। ये सारी भैंस की नस्लें कंप्लीट होती है। अब छोटा सा जो शॉर्ट में वो पॉइंट्स लिखने तो ऊपर कॉलम डाल के लिख लीजिए। क्या हुआ? हाँ वीडियो देख लेते हैं, चलो। मेरा नाम आयशा खान है, मैं भिलवाड़ा की रहने वाली हूँ और मैं यहाँ की ऑफलाइन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हूँ। और कहाँ थे अपन? ये क्यों चल रही? चलिए ना। ऐसे देख लो। तो कहाँ गया? ये टोटा ही है। तो इस तरह से ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेती है। ये आप देखो, क्वेश्चन कल लिखेंगे, कल लिखेंगे। वो अभी मेरे पास नहीं आया है उसका, कहीं किसी बुक में नहीं दिया वो। जो आईसीआर की बुक्स, आपके पास कोई बुक है? हा? कोई बुक है जहाँ से आपने पढ़ा कि 2 मंथ में डेवलप होता है? मैंने सब बुक्स देख ली। उल्टा उल्टा हो गया लग रहा है।